एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां जायंट्स का राज था, जहां सर्वाइवल हर रोज की एक क्रूर लड़ाई थी। अब धरती पर चलने वाले दो सबसे भयानक प्रेडेटर्स की कल्पना करो। एक अनडिस्प्यूटेड किंग, एक ऐसा नाम जो डर को चीखता है। दूसरा एक मिस्ट्रीमय सेल बैक्ड बीहेमोथ, प्राचीन पानी का एक सच्चा एनिग्मा। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो हम जानते थे अल्टीमेट डायनासोर प्रेडेटर की इमेज वो गलत हो सकती है? क्या होगा अगर जिस मॉन्स्टर की हम सब कल्पना करते हैं वो किसी और भी ज्यादा विशाल चीज के सामने छोटा पड़ जाए? हम पता लगाने वाले हैं कि क्या ताकतवर टायरानोसॉरस रेक्स सच में जमीन पर सबसे बड़ा मीट ईटर था, या कोई और टाइटन स्पिनोसॉरस सच में वो क्राउन क्लेम करता है। चलो टाइम में पीछे चलते हैं, करीब 99 से 94 मिलियन साल पहले, लेट क्रेटेशियस पीरियड में। हम अभी नॉर्थ अफ्रीका जा रहे हैं। ये जगह बड़े बड़े रिवर सिस्टम, वेटलैंड्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट से भरी थी। मतलब हमारे पहले कंटेंडर स्पिनोसॉरस इजिप्टिकस, जिसका मतलब है इजिप्शियन स्पाइन लिजर्ड के लिए एकदम सही जगह। स्पिनोसॉरस के पहले जीवाश्म 1915 में एक जर्मन पैलियोंटोलॉजिस्ट अर्नस्ट स्ट्रोमर ने इजिप्ट में खोजे थे। उन पहले हड्डियों ने हमें एक ऐसे जानवर की झलक दी जो किसी दूसरे जानवर से बिल्कुल अलग था। दुख की बात है कि ये ओरिजिनल जीवाश्म वर्ल्ड वॉर 2 में नष्ट हो गए, जिससे स्पिनोसॉरस कई दशकों तक एक रहस्य बना रहा। लेकिन नई खोजों ने, स्पेशल कर मोरक्को में, धीरे धीरे हमें एक सचमुच अनोखे और ईमानदार आश्चर्यजनक क्रीचर की तस्वीर को एक साथ जोड़ने में मदद की है। तो स्पिनोसॉरस को इतना खास क्या बनाता है? खैर, सबसे पहले इसकी सबसे खास विशेषता, इसकी पीठ पर वो मैसिव काय सेल। ये सेल हड्डी के स्पाइन से बनी थी जो ऊपर की ओर निकली हुई थी। कुछ तो 1.65 मीटर या लगभग 5.4 फीट लंबी थी। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि यह सेल किस लिए थी। क्या यह दिखावे के लिए थी, प्रतिद्वंद्वियों को डराने या साथी को प्रभावित करने के लिए? क्या यह थर्मोरेगुलेशन के लिए थी, जिससे इस विशाल जानवर को अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने में मदद मिलती? या इसका इसके तेजी से स्पष्ट हो रहे जलीय जीवन शैली से कुछ लेना देना था? चलो अब उस डायनासोर की बात करें जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड, जिसे हम टायरेनोसॉरस रेक्स कहते हैं। स्पिनोसॉरस से बहुत बाद में, लगभग 68 से 66 मिलियन साल पहले, लेट क्रेटेशियस के मास्ट्रिचियन युग में रहने वाला टीरेक्स अब पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में टॉप पर था। टीरेक्स अपने एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा शिकारी था, एक जमीन पर रहने वाला टाइटन जो सिर्फ ताकत और तबाही के लिए बना था। सिर्फ उसका नाम ही आपको कंपा देता है, और ये सही भी है। यह 1-2 पैर वाला मांसाहारी था जिसका सिर बहुत बड़ा था और एक लंबी भारी पूंछ से बैलेंस किया हुआ था। उसकी बाहें मशहूर तौर पर छोटी थीं, जिसमें केवल 2 काम करने वाली उंगलियां थीं। लेकिन इससे धोखा मत खाइए, वे अपने साइज के हिसाब से मजबूत और शायद काफी ताकतवर थीं। हालांकि उनका असल में किस लिए इस्तेमाल होता था, इस पर अभी भी बहस जारी है। यह टीरेक्स का वो हिस्सा है जो वास्तव में सम्मान की मांग करता है। टीरेक्स का सिर लगभग 5 फीट या 1.5 मीटर लंबा प्राकृतिक इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय नमूना था। इसमें किसी भी मांसाहारी डायनासोर के सबसे बड़े दांत थे, केले के आकार के और दांतेदार, जो सिर्फ मांस काटने के लिए नहीं बल्कि हड्डियों को कुचलने के लिए डिजाइन किए गए थे। और उन दांतों के पीछे की ताकत, टीरेक्स की बाइट फोर्स का अनुमान बस चौंकाने वाला है। एक एडल्ट टीरेक्स 35,640 से 57,158 न्यूटन के बीच की ताकत से काट सकता था। यह ऐसा है जैसे एक मीडियम साइज का ट्रक अपने शिकार पर उतर जाए। इस जबरदस्त काटने की ताकत ने टीरेक्स को बड़े कवच वाले प्लांट ईटर्स को मार गिराने की इजाजत दी, उनकी हड्डियों को लिटरली तोड़ते हुए। लेकिन टीरेक्स सिर्फ जबरदस्त ताकत वाला नहीं था, उसकी कुछ सेंस भी बहुत तेज थी। उसकी आंखें सामने की ओर थीं, जिससे उसे शानदार बाइनोक्यूलर विजन मिलता था।
शिकार की दूरी का अंदाजा लगाने के लिए बहुत जरूरी। स्टडीज बताती हैं कि उसमें सूंघने की कमाल की ताकत थी, जिससे वह बहुत दूर से शिकार को ढूंढ सकता था या लाशों का पता लगा सकता था। हाल की रिसर्च से यह भी पता चलता है कि टी-रेक्स के दिमाग में बबून के बराबर न्यूरॉन्स हो सकते थे, जिससे यह पता चलता है कि यह हमारी पुरानी सोच से ज्यादा समझदार और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर वाला हो सकता था। कुछ फॉसिल एविडेंस तो यह भी बताते हैं कि टायरेनोसॉरिड शायद झुंड में शिकार करते थे। टी-रेक्स मुख्य रूप से शिकारी था या सफाई करने वाला, ये पुरानी बहस अब लगभग खत्म हो चुकी है। ज्यादातर साइंटिस्ट अब मानते हैं कि यह एक एक्टिव शिकारी था, हालांकि ज्यादातर बड़े मांसाहारियों की तरह अगर इसे कोई मुफ्त का खाना मिल जाता तो यह उसे नहीं छोड़ता। हमें शिकार एनिमलों के फॉसिलों पर टी-रेक्स के काटने के निशान भी मिले हैं, जो यह कंफर्म करता है कि यह निश्चित रूप से एक शिकारी था। यह अपनी फूड चेन के टॉप पर एक जानवर था, अपने डोमेन का एक सच्चा राजा। ठीक है, इस पल का आपको इंतजार था। चलिए इन दोनों प्रीहिस्टोरिक हैवीवेट्स को आमने सामने रखते हैं और रॉ नंबर्स देखते हैं। यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। साइज और स्टैच्यूर। जब बात शीर लेंथ की आती है तो स्पिनोसॉरस क्राउन ले जाता है। ज्यादातर करंट एस्टिमेट्स के हिसाब से एक अडल्ट स्पिनोसॉरस इजिप्शियाकस लगभग 14 से 15 मीटर्स यानी मोटे तौर पर 46 से 49 फीट लंबा होता है। कुछ पुराने एस्टिमेट्स, हालांकि अब उन्हें ज्यादा सॉलिड सपोर्ट नहीं मिलता, 18 मीटर्स लगभग 60 फीट तक की लंबाई का सुझाव देते थे। जरा सोचिए, एक शिकारी जो एक स्कूल बस से भी लंबा हो। हाइट के मामले में इसका सिर जमीन से लगभग 12 फीट 3 मीटर्स ऊपर होता, लेकिन वह इनक्रेडिबल सेल 20 फीट 6.5 मीटर्स तक ऊंची पहुंच सकती थी, जो इसे एक अनबिलीवेबली इंपोजिंग फिगर बनाती थी। स्पाइनोसॉरस के वेट एस्टिमेट्स में बहुत वेरिएशन है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि फॉसिल रिमेन्स इनकम्प्लीट हैं और वैज्ञानिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। एस्टिमेट्स लगभग 7.4 मेट्रिक टन्स, लगभग 8.2 शॉर्ट टन्स से लेकर कुछ हालिया कंजर्वेटिव स्टडीज में पुराने या ज्यादा जेनरस एस्टिमेट्स में 12 से 20 टन से ज्यादा यानी 26,000 से 44,000 पाउंड्स तक के हैं। 2022 में हुए ज्यादा हालिया स्टडीज एक 14 मीटर इंडिविजुअल के लिए लगभग 7.4 टन्स के बॉडी मास का सुझाव देते हैं। अब टी-रेक्स की बात करते हैं। द टायरेंट किंग छोटा था लेकिन ज्यादा हेविली बिल्ट था। इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 मीटर्स, लगभग 39 से 42 फीट थी। ये हिप्स पर लगभग 11 से 13 फीट 3 से 4 मीटर्स ऊंचा खड़ा होता था। टी-रेक्स के वेट एस्टिमेट्स आमतौर पर 6 से 8 टन्स यानी 12,000 से 16,000 पाउंड्स के बीच होते हैं। कुछ बहुत बड़े इंडिविजुअल्स कुछ मॉडल्स के अनुसार 8.8 टन्स या उससे भी ज्यादा तक वेट कर सकते थे। 2024 के एक स्टडी ने तो यहां तक मॉडल किया कि सबसे बड़ा कंसीवेबल टी-रेक्स, जैसे कि एक इन 2.5 बिलियन तरह का इंडिविजुअल 15 टन्स और 15 मीटर्स की लंबाई तक पहुंच सकता था। हालांकि हमें अभी तक कोई इतना बड़ा फॉसिल नहीं मिला है। तो मैक्सिमम नोन लेंथ के मामले में स्पिनोसॉरस आमतौर पर टॉप पर आता है। उस सेल के टॉप तक की हाइट वह भी स्पाइनोसॉरस को ही जाती है। जब वेट की बात आती है तो यह ज्यादा करीब का मामला है जिसमें एस्टिमेट्स ओवरलैप करते हैं। हालांकि अगर हम इसकी पोटेंशियली लार्जेस्ट इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से चलें तो स्पाइनोसॉरस टी-रेक्स से ज्यादा भारी हो सकता था। हालांकि अगर हम एवरेज वेल सपोर्टेड साइजेस की तुलना कर रहे हैं तो टी-रेक्स अपनी लेंथ के लिए स्पिनोसॉरस के कुछ वर्जन्स की तुलना में ज्यादा कंसिस्टेंटली मैसिव या डेंसली बिल्ड रहा होगा। डेडली एबिलिटीज, यह सिर्फ बड़ा होने के बारे में नहीं है,
ये इस बारे में है कि इन जायंट्स ने अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे किया। स्पाइनोसॉरस द सेमी एक्वाटिक स्पेशलिस्ट के पास टूल्स का एक यूनिक सेट था। इसकी लंबी क्रोकोडाइल लाइक स्नाउट उन कॉनिकल टीथ के साथ मछली पकड़ने के लिए परफेक्ट थी। इसकी मजबूत आर्म्स में बड़े हुक्ड क्लॉज थे, जिनका इस्तेमाल शायद स्लिपरी शिकार को पकड़ने या शायद डिफेंस के लिए या जमीन पर पकड़ बनाने के लिए किया जाता था। इसकी पावरफुल पैडल लाइक टेल पानी में चलने के लिए एक की एडेप्टेशन थी, जबकि इसकी बाइट फोर्स टी-रेक्स की तुलना में कमजोर थी। शायद फास्ट स्नैपिंग जॉज के लिए अडेप्टेड थी, न कि बोन क्रशिंग के लिए। इसकी sheer साइज और स्पेशलाइज्ड एक्वेटिक हंटिंग स्किल्स ने इसे अपने हैबिटेट में एक फियरसम प्रेडेटर बना दिया था। जमीन पर इसे बाइपेड माना जाता था, हालांकि शायद एक स्लो मूविंग वन। कुछ 2024 रिसर्च एक ग्रेविपोर्टल बाइपेड मॉडल का समर्थन करता है। बेसिकली एक स्लो मूविंग 2 पैर वाला एनिमल। पहले के थ्योरीज की ये 4 पैरों पर चलता था, ज्यादातर खारिज कर दिए गए हैं। इसकी लैंड स्पीड लगभग 15 माइल्स पर आवर 24 किलोमीटर पर एच अनुमानित है। टी-रेक्स द लैंड बेस्ड टाइटन एक चलता फिरता हथियार था। इसका मुख्य हथियार वह कोलोसल हेड और इसकी बोन क्रशिंग बाइट थी। अनुमानित रूप से लगभग 6 टन पर स्क्वायर इंच, किसी भी झात लैंड एनिमल में सबसे मजबूत। इसके बनाना शेप्ड सेरेटेड टीथ गहरे छेद करने और मांस और हड्डी को फाड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे, जबकि इसकी आर्म्स छोटी थी। इसकी पावरफुल लेग्स और मैसिव बॉडी ने इसके अटैक्स के पीछे फोर्स प्रदान की। टी-रेक्स की सेंसेस भी तेज थी, जिसमें एक्सीलेंट विजन और स्मेल की सुपर्ब सेंस शामिल थी, जो शिकार खोजने के लिए क्रूशल थी। अपनी बल्क के बावजूद ये जमीन पर अपने साइज के लिए रिलेटिवली एजाइल था, हालांकि स्पीड एस्टिमेट्स सालों से वेरी करते रहे हैं। शुरुआती एस्टिमेट्स 45 माइल्स पर आवर तक की स्पीड का सुझाव देते थे, लेकिन ज्यादा हालिया बायोमैकेनिकल मॉडल्स एक ज्यादा मॉडेस्ट वॉकिंग स्पीड, शायद एक स्ट्रोल के लिए लगभग 6 किलोमीटर पर आवर्स 2.9 माइल्स पर आवर का सुझाव देते हैं। एक टॉप स्प्रिंट स्पीड शायद सीरियस स्केलेटल स्ट्रेस को रोकने के लिए लिमिटेड थी। डेफिनेटली एक स्पीड डीमन नहीं था। कुछ रिसर्च सुझाव देते हैं कि ट्रू रनिंग इसकी हड्डियों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालता। तो हमारे पास एक लंबा पोटेंशियली भारी एक्वाटिक स्पेशलिस्ट है, जिसमें इंप्रेसिव क्लॉज और एक यूनिक सेल है, बनाम एक ज्यादा रोबस्ट लैंड बेस्ड पावर हाउस जिसमें एक अनमैच्ड बाइट और कीन सेंसेस हैं। ये अल्टीमेट प्रीहिस्टोरिक शोडाउन है ना? टाइटन्स का एक ऐसा क्लैश जिसने दशकों से वैज्ञानिकों और जनता को फैसिनेट किया है। इससे पहले कि हम हाइपोथेटिकल बैटल पर पहुंचे, मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। इन स्टैट्स के आधार पर आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है? मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको डायनासोर वर्ल्ड की यह एक्सप्लोरेशन पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाना न भूलें और ज्यादा एपिक प्रीहिस्टोरिक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। अब सबसे बड़े सवाल के लिए, क्या होगा अगर ये 2 भारी भरकम शिकारी असल में मिलें? सबसे पहले एक जरूरी वैज्ञानिक बात, स्पिनोसॉरस और टायरानोसॉरस रेक्स कभी असल में आमने सामने नहीं आए थे। स्पिनोसॉरस ज्यादातर उत्तरी अफ्रीका में सेनोमेनियन स्टेज के दौरान रहता था, जो लगभग 100 से 94 मिलियन साल पहले का समय है। टी-रेक्स उत्तरी अमेरिका में बहुत बाद में घूमता था, मास्ट्रिचियन स्टेज के दौरान लगभग 68 से 66 मिलियन साल पहले। हम लाखों सालों और एक पूरे महासागर की बात कर रहे हैं जो उन्हें अलग करता है। तो ये पूरी तरह से एक काल्पनिक मुकाबला है। इस काल्पनिक लड़ाई को वैज्ञानिक रूप से विश्वसनीय बनाने के लिए पर्यावरण बहुत जरूरी है। परिदृश्य 1, खुली सूखी जमीन, किसी भी बड़े पानी के स्रोत से दूर, यह टी-रेक्स का इलाका है। परिदृश्य 2, एक हरा भरा नदी डेल्टा, बहुत सारा पानी, दलदली किनारे और घने पौधे, स्पिनोसॉरस का क्षेत्र। परिदृश्य 3, एक बड़ी झील या नदी के किनारे, एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां दोनों भटक सकते हैं।
हमारी मुख्य काल्पनिक लड़ाई के लिए सबसे दिलचस्प जगह चुनते हैं, एक बड़ी दलदली नदी प्रणाली का किनारा। ये इमेजिन करो, एक उमस भरी लेट आफ्टरनून एक बहुत बड़े रिवर डेल्टा में एक बड़ा एडल्ट टीरेक्स जो पावरफुल और कॉन्फिडेंट है पानी के किनारे तक चला आया है। वो जमीन हिलाने वाली चाल से चलता है और उसका सिर अपने आसपास सब कुछ स्कैन कर रहा होता है। अचानक गंदे पानी में एक लहर उठती है जो किसी भी मछली से कहीं ज्यादा बड़ी है। फिर एक बहुत बड़ा सा शेप बाहर निकलने लगता है। सबसे पहले एक लंबी मगरमच्छ जैसी थूथन की नोक दिखती है। फिर वो लंबा सा सेल पानी की सतह को किसी मॉन्स्ट्रस पेरिस्कोप की तरह काटता हुआ निकलता है। स्पिनोसॉरस या तो अपने इलाके में डिस्टर्ब हुआ या शायद उसे एक चांस दिखा। वो गहराई से ऊपर आता है। ये एक टेंशन वाला मोमेंट है। ये जानवर हैं, सिर्फ गुस्से से भरे मूवी मॉन्स्टर्स नहीं। टी-रेक्स इस पानी के मैसिव काय क्रीचर से हैरान होकर एक बहरा कर देने वाली दहाड़ मारता है। एक क्लियर चैलेंज। स्पिनोसॉरस अब ज्यादातर कीचड़ वाले किनारे पर है। वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है जिससे उसका सेल और भी बड़ा लगता है। वो फुफकारता है जैसे 1000 सांप एक साथ और अपने डरावने 3 पंजे वाले हाथों से हवा में वार करता है। टीरेक्स अटैक करने का फैसला करता है। वो लपकता है स्पिनोसॉरस की गर्दन पर उस खतरनाक बाइट से हमला करने के इरादे से। स्पिनोसॉरस पानी के पास सरप्राइजिंगली एजाइल है। वो साइड स्टेप करता है, उसके लंबे पंजे चमकते हैं। एक पंजा टीरेक्स की थूथन पर लगता है, खून निकलता है। टीरेक्स दर्द और गुस्से में चिल्लाता है। अगर स्पिनोसॉरस टीरेक्स को कमर तक गहरे पानी में खींच सकता है तो पासा पलट जाएगा। स्पिनोसॉरस एक जोरदार धक्के के साथ टीरेक्स को पीछे की ओर धकेलता है, उथले पानी में। इस पानी वाले अखाड़े में स्पिनोसॉरस को अपर हैंड मिलता है। वो ज्यादा मोबाइल है, अपनी पैडल जैसी पूंछ का इस्तेमाल करता है। वो कई एंगल से हमला कर सकता है। अपनी लंबी पहुंच और तेज पंजों का इस्तेमाल करके गहरे घाव कर सकता है। स्पिनोसॉरस के पंजों से टीरेक्स की टांग पर एक गहरा घाव उसकी एक शक्तिशाली लिंब को अपंग कर देता है। इस सिचुएशन में पानी के पास या पानी में स्पिनोसॉरस ही विनर होता। हालांकि अगर यह लड़ाई सूखी जमीन पर होती तो नतीजा बिल्कुल पलट जाता। क्या एपिक लड़ाई है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतता? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। तो क्या स्पिनोसॉरस सच में टीरेक्स से साइज में बड़ा था? खैर, जब लंबाई की बात आती है तो सबूत साफ साफ बताते हैं कि हाँ, स्पिनोसॉरस ज्यादा लंबा डायनासोर था। वजन थोड़ा ज्यादा डिबेटेबल है, लेकिन स्पिनोसॉरस में निश्चित रूप से ज्यादा भारी होने की कैपेबिलिटी थी। कई मेजर्स के हिसाब से यह सबसे बड़ा झांत मांसाहारी डायनासोर था। लेकिन जैसा कि हमारी काल्पनिक लड़ाई दिखाती है, साइज ही सब कुछ नहीं होता। टीरेक्स भले ही थोड़ा छोटा हो और कुछ अंदाजों में हल्का हो, लेकिन वह जमीन पर एक बुरा सपना था जिसमें इतनी बाइट फोर्स थी कि वह अपने ओपोनेंट्स को पूरी तरह से तबाह कर सकता था। स्पिनोसॉरस एक स्पेशलाइज्ड एक्वेटिक हंटर था, पानी का एक मास्टर। आखिर में हर सिचुएशन में कोई एक विनर नहीं होता, क्योंकि ये जानवर पूरी तरह से अलग दुनिया में टॉप प्रेडेटर थे, लाखों सालों और पूरे कॉन्टिनेंट से अलग। टीरेक्स शायद जमीन पर डोमिनेट करता, जबकि स्पिनोसॉरस को पानी में या उसके आसपास फायदा होता। सबसे कमाल की बात सिर्फ उनका बड़ा साइज या जानलेवा एबिलिटीज नहीं है, बल्कि हमारे प्लेनेट पर कभी फलने फूलने वाली लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है। स्पाइनियोसॉरस और टायरानोसॉरस रेक्स दोनों ही एवोल्यूशन की अमेजिंग अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने अपने एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल के लिए परफेक्टली अडॉप्टेड थे। चल रही रिसर्च और नई फॉसिल डिस्कवरीज लगातार ये बदल रही हैं कि हम इन शानदार एनिमलों को कैसे समझते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि बहस और उनके प्रति हमारा आकर्षण आने वाली जनरेशन के लिए जारी रहेगा। हर नई हड्डी, हर नई स्टडी इन प्रीहिस्टोरिक टाइटन्स की पहेली में एक और पीस जोड़ती है, और यही शायद सबसे एक्साइटिंग पार्ट है।
इस प्रीहिस्टोरिक जर्नी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक प्राचीन दुनिया के अजूबों को एक्सप्लोर करते रहिए।